के समय के अंदर इस देश की क्रांति को विदेशों तक ले जाने वाले, 3 बार विदेशों की यात्रा करने वाले, अमेरिका, शिकागो और इंग्लैंड की यात्रा करने वाले, और देश के उपनिषदों को भारत के एक कोने से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचाने वाले साथी को, उस महापुरुष को मेरा सलाम है और मेरी श्रद्धांजलि। और ये श्रद्धांजलि मैं आप सभी से चाहूँगा कि ऐसे युग पुरुष बहुत कम जन्म लेते हैं जिन्होंने आज हमारे देश विदेशों के अंदर अपनी संस्कृति का प्रचार किया, अपने उपनिषदों का प्रचार। कुछ अनछूटे पहलुओं को बहुत लंबा विवेकानंद जी का इतिहास रहा, बहुत कुछ उन्होंने हमारे को दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, उनको समझ पाना एक दिन के अंदर संभव नहीं है। तो मैं कुछ उनके अनछुए पहलू आपके बीच रखता जाऊंगा और शुरुआत करूंगा मैं उनके बचपन से। शुरू से ही विवेकानंद जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। जब वो 6 वर्ष के थे तो वो तभी से बहुत एक्टिव होते थे। जो भी उनके साधु संत आया करते थे वो उनके साथ चिपक जाया करते थे, वार्तालाप किया करते थे अपने पिता के साथ, क्योंकि माँ बाप बहुत शिक्षित परिवार से थे। और उनको काबू करने के लिए उनके ऊपर 3 जो धाइयाँ लगाई हुई थी, एक उनके वो जो उनका रक्षक था वो उनके ऊपर 24 घंटे रहता था, जो उनको कंट्रोल में किया करता था। डंडे से खेला करते थे, अपनी सियासत लगाया करते थे, राजा की तरह रहा करते थे। सबसे ऊंची वाली सीढ़ी के ऊपर खुद बैठते थे और नीचे वाली सीढ़ियों पे वो चयन करते थे कि कौन सेनापति होगा, कौन क्या होगा। इस प्रकार से वो शासन की व्यवस्था भी किया करते थे। और उसी समय के अंदर वो सब कुछ जब सीख रहे थे इस पीरियड के अंदर, तब उनको एक हॉकी के डंडा लेकर उनको उसके अंदर चलाया करते थे। और उन्हें घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, तैराक वो थे, सब कुछ होते हुए। और उस समय वो गीता के नहीं, वो रामचरितमानस की सबसे ज़्यादा भक्त हुआ करते थे। राम के चरित्र को वो सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे। उन्होंने 18 वर्ष की आयु के अंदर बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली थी और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। रामकृष्ण परमहंस के साथ वो सानिध्य में आए, कब आए। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ कि उनको पशु पक्षी और कुत्ते बिल्लियों से भी बहुत प्यार था। उनके एक मेमना था जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था हंस, और उनके कुत्ते का नाम था बागा। और इसी प्रकार से उनके पास 2-3 और गाय वगैरह जानवर भी थे जिनसे वो अटैच रहते थे। रामकृष्ण परमहंस के चक्कर में वो तब आए जब उन्होंने सुना कि कलकत्ता के पास एक बहुत बड़ा ज्ञानी है संत। तो उनके जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको मिलवा के लाता हूँ। तो शुरू में उन्होंने आनाकानी की, परंतु वो रामकृष्ण परमहंस के मिशन पे गए जहाँ उनकी कुटिया थी। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि एक साधारण से व्यक्तित्व का आदमी बैठा है। और प्रथम बार में उन्होंने उनको पसंद नहीं किया, उनसे वो अटैच नहीं हुए कि उन्होंने कहा कि एक साधारण सा आदमी क्या है। परंतु रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखते ही ऐसी निगाहों से देखा कि वो जो उनके अंदर एक सम्मान था। तो 1 महीने के बाद विवेकानंद जी के अंदर फिर जाकर चीज बनी कि मैं उस संत को जिससे मैं मिल के आया था मैं उनसे मिलूं। तो वो जो कमरे में बैठे हुए थे, उनके और भी चेले वगैरह थे जो बैठे हुए थे, तो उन्होंने आते ही विवेकानंद जी की तरफ बड़ी गहरी निगाहों से देखा और उनको स्पर्श किया। और स्पर्श करते ही कहते हैं जब एक आध्यात्मिक चिंतन उनके अंदर जागृत हुआ और वो 2 मिनट के लिए मौन के अंदर चले गए, समाधि के अंदर चले गए। और स्पर्श करने के बाद उन्होंने ये शब्द कहे रामकृष्ण परमहंस ने कि तुम अगली बार मेरे पास आना, मैं तुम्हें और इसके बारे में बहुत ज्ञान दूंगा। 1 महीने के बाद जब वो फिर पुणे गए तो उन्होंने उनको बाद में ले जाकर वो दीक्षा दी। तब से वो रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर्स बने। देश के अंदर वो ज्ञान विज्ञान को फैलाते हुए मैं कुछ राजस्थान के पहलू में टच करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। कि राजस्थान के अंदर उनकी जाने की इच्छा थी कि वो जाना चाहते थे कि मैं देशों में जाकर के उन्होंने अपने यहाँ पे अपने प्रचार प्रसार कर लिया। तो चाहते थे कि मैं बाहर जाऊँ, विदेशों के अंदर अपना प्रचार करूँ, अपनी संस्कृति का प्रचार करूँ। तो उनके अंदर एक लालसा थी। जाने से पहले वो हमारे जो अलवर के राजा थे उनके पास गए, क्योंकि उनका जाना आना होता था। हर व्यापारी वर्ग से मिलते थे, हर गरीब वर्ग से वो मिलते थे, हर समुदाय के लोगों से मिलते थे और खुली वार्ता किया करते थे। तो जब वो अलवर पहुंचे तो अलवर के महाराज ने उनसे कहा कि ईश्वरीय ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है और उसके प्रति अद्वैत और द्वैत में क्या फर्क है। तो उन्होंने अपने उनके जो वजीर थे उनको कहा कि ये फोटो किसका लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हमारे महाराज का फोटो है। तो कहते इस फोटो को उतारो। तो उन्होंने उसने फोटो उतार लिया। उन्होंने कहा इस फोटो पे आप थूको। तो वो कहने लगा साहब ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा जी, आप ये कह रहे हैं थूको इसमें।
कहते मैं कह रहा हूँ ना इसमें थूको आप। तो पास में ही राजा खड़े हुए थे। अब इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कि एक राजा के सामने एक सन्यासी बोल रहा है थूको, और वो कैसे इतनी बड़ी हिम्मत कर ले, तो बड़ी विचित्र बात थी। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि मैं सब चीज़ प्रसंग समझ रहा हूँ, पर आपने ये शब्द क्यों यूज़ की? उसने कहा राजा, इस फोटो के अंदर ना तो तुम्हारी हड्डियाँ हैं, ना तुम्हारा शरीर है, इसके अंदर सिर्फ एक तुम्हारा आवरण है, और उस प्रतिबिंब को देखकर तुम्हारी रिस्पेक्ट ये सारा स्टाफ कर रहा है। इसलिए द्वैत और द्वैत को जानो, ईश्वरीय शक्ति को जानो कि वो आंतरिक बोध है। आप महसूस कर रहे हो उसके प्रति श्रद्धा, इसलिए कि वो राजा की फोटो है, वो पत्थर पहचान की फोटो नहीं। इसी प्रकार से पत्थर पहचान की मनुष्य पूजा करता है तो वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो उस आत्मा की, उस शक्ति की पूजा करता है जो दिव्य शक्ति है। और भारत के अंदर यही उपनिषदों का ज्ञान था जिसको हमने मूर्ति पूजा का रेफरेंस किया। हम उस शक्ति की पूजा करते हैं, उस ताकत की पूजा करते हैं जो सम्मानीय है। इसी प्रकार राजा की फोटो की पूजा हो रही थी कि वो राजा का फोटो है, ना कि कोई अन्य फोटो है। इसलिए सम्मान जो है तुम्हें सम्मान दिया जाता है। यही किस्सा यहाँ पे बड़ा आपने नाम सुना होगा, ये यहाँ पे कॉपर प्लांट है हमारा, कॉपर की राजस्थान का एक हिस्सा है ना, खेतड़ी के महाराज से भी उनको बहुत लगा था। तो कभी भी कार्यक्रम होता था तो वो खेतड़ी भी जाया करते थे, और जब उनको वहाँ से बुलावा आया तो वो खेतड़ी है, तो वहाँ पे आम ये नचकियाँ वगैरह डांस करती रहती थी, तो ऐसा डांस हो रहा था। तो उन्होंने सन्यासी जी को बुलाया कि सन्यासी जी आप भी आ जाइए इस शाला के अंदर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे डांस को मैं नहीं सुनता होता जिसके अंदर जो वेश्यावृत्ति से रिलेटेड हो। पर वो वेश्या बहुत तेज दिमागी थी, उसने उस वक्त सूरदास की भक्ति गाना शुरू किया, और उस वक्त विवेकानंद जी ने महसूस किया कि जो विचारधारा है जो जन्म लेती है वो छुआछूत और नीचे नीच जाति होने से नहीं, तो कोई भी इसमें बढ़ सकता है। तो मैं राजस्थान के इस जीवन काल से गुजरता हुआ जब उनकी जाने की इच्छा हुई तो मैसूर के महाराज से वो मिले। तो महाराज ने कहा कि मैं अब अपने देश के अंदर बहुत सारा ज्ञान दे चुका हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने देश के ज्ञान को बाहर फैलाऊँ, देश विदेश के अंदर फैलाऊँ। तो मुझे बाहर जाने की इच्छा है। तो मैसूर के महाराजा ने उनकी टिकट का बंदोबस्त किया, और वो जहाज का नाम मुझे याद नहीं, पर जहाज के अंदर बैठ के वो जब जा रहे थे कोलंबो और इधर के सारे क्षेत्रों से गुजरते हुए निकले, तो उसमें जमशेदजी टाटा भी उनके साथ थे। मैं कुछ उन पॉइंटों को टच कर रहा हूँ जो आपके लिए अलग से होंगे। जमशेदजी टाटा ने भी उनके साथ उसी दिनों में ट्रेवल किया। वो कोलालमपुर और जापान होते हुए, चाइना होते हुए पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि संस्कृति की पांडुलिपियाँ चाइना और संस्कृति की पांडुलिपियाँ जापान में पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अपने देश के ऊपर गर्व किया, जितनी गर्व का विषय था कि वहां तक उनकी संस्कृति फैली हुई थी। तो इस उजाले को पहुंचाने के लिए शिकागो सम्मेलन सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अंदर उन्होंने अपनी विचारधारा को, अपनी संस्कृति को, जो समय के अनुसार दबती चली गई, उसको दोबारा निखार देने के लिए उसको उजागर किया। हम विवेकानंद जी को एक थोड़े शब्दों में नहीं समझ सकते। विवेकानंद जी को समझने के लिए हर सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने कहा, उनका जरूरी नहीं कि मूर्ति पूजा और ईश्वरीय ज्ञान काफी होता है। आप अपना कार्य दलितों में कीजिए, मजदूर वर्ग में कीजिए, आप उन लोगों में कीजिए जो ऐसा है, जो निर्धन है, उनको ज्ञान दीजिए। वो शिकागो का सम्मेलन उनको आज भी याद है, जब वो शिकागो के सम्मेलन के अंदर 31 मई को ही चले गए। वो 1-2 महीने पहले ही चले गए सम्मेलन से पहले, और जब वो गए तो एक अनभिज्ञ सा नाम था, कोई नहीं जानता था कि विवेकानंद जी कौन है, क्या है। तो वो रेलवे के पास एक डिब्बा था टूटा फूटा,